दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आई हूँ आपके एक नए टॉपिक के साथ, राजनीति शास्त्र के यानी पॉलिटिकल साइंस की। जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, वह सभी मेरी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छे कर सकते हैं। और आज हमारा टॉपिक क्या है? महालेखा परीक्षक एवं महान्यायवादी। क्या है टॉपिक? महान्यायवादी एवं महालेखा परीक्षक क्या है हमारा टॉपिक है। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारे जो प्रश्न होते हैं वो घटना चक्र की बुक से होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है और एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं। कृपया करके हमारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझा करें, और जो भी मैं व्याख्या से बताती हूँ उसमें कुछ और प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से बता देती हूँ, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। तो यहाँ देखिए, हमारा पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा है पर्सन या इंसान जो भी संसद के किसी भी सदन में उसकी सदस्यता नहीं होती है, लेकिन फिर भी संसद के जो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसकी बैठकों में क्या पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग कर सकता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत का महान्यायाधिकर्ता, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं भारत का महान्यायवादी। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यह प्रश्न आपका यूपी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा। तो बच्चों, आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी, भारत का महान्यायवादी। आपका ऑप्शन क्या सही है? भारत का महान्यायवादी, जो कि किसी भी संसद में बिना किसी सदस्यता के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। तो यहाँ देखिए, अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो नहीं है, पर इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी मिल जाएंगे जो कि प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में। तो यहाँ देखिए, पहला क्या है आपका कि महान्यायवादी को पद के आधार पर संसद के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त है। जो महान्यायवादी हैं, तो उनके जो पद है उसके आधार पर जो संसद के सदस्य होते हैं उनके समान ही उनको क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और साथ ही साथ भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 88 में उल्लेख है कि महान्यायवादी को संसद की सदस्यता के बिना भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो अगर यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 88 के अंतर्गत क्या आता है, तो आप बताइएगा। इसके अंतर्गत जो महान्यायवादी होता है वह संसद के दोनों सदनों में बैठक कर सकता है, लेकिन बैठक लेने का, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसमें जो अगर वोट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, मत होता है, तो उसको मत देने का अधिकार नहीं है। किसको? महान्यायवादी को। तो यहाँ पर देखिए, हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन है जो संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यहाँ के आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा है सॉलिसिटर जनरल, महान्यायाधिकर्ता, चौथा है महान्यायवादी। और यह प्रश्न आपका जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2002 में पूछा गया है, आपको 2008 में पूछा गया है, सॉरी। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, महान्यायवादी। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। महान्यायवादी ही वह इंसान है यानी पर्सन है जो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है बिना उस संसद की सदस्यता के बिना, लेकिन उसमें क्या कर सकता है? मत नहीं दे सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है बच्चों? अनुच्छेद 88। तो ठीक है, यहाँ पर आइए देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो इसमें बोला कि अगर कौन ऐसा है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद के दोनों सदनों में। यह अधिकार किसको है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के प्रमुख कानून सलाहकार सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को, या भारत के महान्यायवादी अटर्नी जनरल को, या भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो यह अधिकार किसको है? तो यह अधिकार किसको है बच्चों? भारत के महान्यायवादी को।
तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को जो है यह अधिकार प्राप्त है कि बिना संसद का सदस्य बने हुए वह दोनों सदनों में की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। और देखिए ऊपर भी यह 2 प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा गया है कई अपने अपने तरीके से, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, वही भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को। आइए देखते हैं इसका चौथा प्रश्न क्या है कि चौथा प्रश्न है, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। जो संसद सदस्य होते हैं, जो संसद में जो मेंबर्स होते हैं, उसके अतिरिक्त निम्न में से किसे जो संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, मंत्रिमंडल सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी। दूसरा है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। और तीसरा बच्चों आपका क्या है, महालेखाकार यानी अकाउंटेंट जनरल। और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यह आपका टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है बी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मैं यही प्रश्न ऊपर भी 3 बार आपसे पूछा गया और वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। किसी भी तरीके से अगर यह प्रश्न पूछता है तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ही वह सदस्य हैं जो संसद सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है इनको। आइए चलिए चलते हैं हम अपने 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या है कि बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन सदस्य के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी है। वही प्रश्न 5वीं बार दोबारा वही पूछ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं इस प्रश्न की महत्वता को घुमा फिरा कर यही प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पहला है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है भारत का महालेखा परीक्षक, तीसरा है भारत का महान्यायवादी और चौथा है भारत का प्रमुख कानूनी सलाहकार। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। और यह प्रश्न आपका टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी, भारत का महान्यायवादी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत का महान्यायवादी को अधिकार है कि वह संसद के बिना सदस्य हुए संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का क्या है, अधिकारी है। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चों क्या है, भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल करेक्ट है। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं हम अपने छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की क्या महान्यायवादी, क्या पूछा है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग या राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो भारत के महान्यायवादी हैं जो किसी भी दोनों सदनों में बिना किसी सदस्यता के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, तो आपको बताना है कि उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और यह प्रश्न आपका टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है 2010 में। कब, 2010 में। आइए चलते हैं हम अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो यहाँ पहला प्रश्न बने, अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत क्या आता है। इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का क्या महान्यायवादी क्या करेगा, नियुक्त करेगा। अब यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आपका पहला पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 76(2) के अंतर्गत, वो अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत था, यह अनुच्छेद 76(2) के अनुसरण में महान्यायवादी भारत सरकार की विधि का अधिकारी है और उसका कर्तव्य ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा देना है जिन्हें राष्ट्रपति उसे भेजे या सौंपे। तो महान्यायवादी का काम क्या है, महान्यायवादी का कार्य भारत सरकार का जो विधि है यानी कानून अधिकारी है या महान्यायवादी, और उसका कर्तव्य क्या है कि ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा देना जिन्हें राष्ट्रपति यानी भारत का प्रेसिडेंट उसे भेजे या सौंपे। यहाँ पर आइए देखिए आपका दूसरा पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद 73(1) के अनुसार क्या आता है आपका कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तो अब महान्यायवादी को क्या अपने कर्तव्यों के पालन में किसी भी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार क्या है, प्राप्त है। किसको, महान्यायवादी को। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76(3) के तहत। ठीक है बच्चों। यहाँ आपका देखिए तीसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है, तो यहाँ 76(4) में जो है अनुच्छेद में उसने बताया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे वह अपना पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति क्या करे, अवधारित करे।
आइए यहाँ देखिए इसका लास्ट पॉइंट क्या है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने तथा उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है, किंतु संसद में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 88 के अनुसार यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कई बार ऊपर बताया भी कि अनुच्छेद 88 के अनुसार क्या आता है कि आपको यह महान्यायवादी आपके संसद के किसी भी सदन में उन्हें बोलने का अधिकार है, कार्रवाई में भाग लेने का भी अधिकार है, लेकिन उन्हें वोट देने का यानी मत करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका छठा प्रश्न समाप्त होता है। सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कानून अधिकारी, विधि का मतलब वही होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन निम्न में से किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा मंत्री विधि एवं न्याय, तीसरा ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको यह बताना है। मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, आपका भारत का महान्यायवादी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च क्या है, विधि अधिकारी है। और यह प्रश्न आपका यूपी पीजीटी परीक्षा जो है 2021 में पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर क्या है, भारत का महान्यायवादी ही जो है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। यहाँ पर इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। इसकी व्याख्या क्या है कि महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना गया है। क्या, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया है। एक प्रश्न और यहाँ बनेगा, पहले पूछेगा कि अनुच्छेद 76 में किस क्या किया गया है। तो अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 76 में। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सिफारिश पर की जाती है। और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किसके सिफारिश पर, सरकार की सिफारिश पर की जाती है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर। और उसका कार्यकाल नियत नहीं है। इनका कार्यकाल नियत बिल्कुल नहीं होता है। वह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे वह अपना पद धारण करता है तथा वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा अवधारित पारिश्रमिक दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे वह महान्यायवादी अपने पद पर धारण रह सकता है। और वह कभी भी महान्यायवादी को अगर अपने कार्य करने की इच्छा नहीं है तो वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना पद जो है त्याग पत्र सौंप सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा उसे अवधारित पारिश्रमिक भी दिया जाता है। यहाँ देखिए आठवां प्रश्न, यहाँ देखिए आपका आ गया है, भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो भारत में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है वह आपको बताना है। और यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ दिया है कि भारत राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित वित्तीय कॉलेजियम द्वारा, या दूसरा है संसद की लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। यह प्रश्न आपका पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं तो उनका जो है संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, नियुक्ति होता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है महालेखा परीक्षक की। और जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। आइए चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसमें 148(1) के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। तो किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 148(1) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने जो है हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा क्या करता है। उसे उसके पद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति द्वारा अर्थात कदाचार अथवा समर्था का आरोप लगाकर संसद के दोनों सदनों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। तो महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनके पद से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति द्वारा जो है कदाचार असमर्थता यानी असमर्थता का आरोप लगाकर उनके ऊपर संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा में अगर प्रस्ताव पारित करके जो है महालेखा परीक्षक को क्या हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके लोकसभा एवं राज्यसभा असमर्थता का क्या आरोप लगाकर। यहाँ देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं महालेखा परीक्षक के बारे में। पहला क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना, 6 वर्ष का होता है। लेकिन आपका जो महान्यायवाद होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने जो है कार्य पर बने रहते हैं। अथवा जो है 65 वर्ष की आयु में जो पहले तक होता है,
65 वर्ष तक की आयु तक वह अपनी जो है ये लास्ट मैक्सिमम इतनी एज है जो वो अपने जो है किस पे कार्य कर सकते हैं, महालेखा परीक्षक। यह वह सार्वजनिक धन का क्या होता है, संरक्षक होता है। जो आपका महालेखा परीक्षक होता है वह जो है सार्वजनिक जो धन होता है उसका क्या होता है, संरक्षक होता है। यहाँ तीसरा पॉइंट है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उसे कार्यकाल में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में सभी वेतन भत्ते या पेंशन भारत के संचित निधि से प्राप्त किए जाते हैं। तो जितने भी कार्य करते हैं, तो जितने भी व्यक्ति जो है प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत कार्यकाल में जो सेवा करते हैं व्यक्तियों को, उनके संबंधित जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, पेंशन होते हैं, जो आपके आप सभी को पता होगा जो भी वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं या पेंशन होते हैं, वह भारत के किसके, भारत के संचित निधि से प्राप्त दिए जाते हैं। किसके, भारत के संचित निधि से। कोई भी व्यक्ति अगर प्रशासनिक कार्य करता है तो उसको वेतन, भत्ते, पेंशन भारत के संचित निधि से क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है। हाँ, ये देखिए हमारा 9वां प्रश्न क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसमें पूछा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा राज्यपाल द्वारा, तीसरा गृह मंत्री द्वारा और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा। तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि इनकी जो है नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत 148(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति द्वारा जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं महालेखा परीक्षक एवं महान्यायवादी से संबंधित। आशा करती हूँ कि आपको मेरे प्रश्न समझ में आए होंगे और उन महालेखा परीक्षक एवं महान्यायवादी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, परीक्षा में आने के चांसेस थे, वह सभी मैंने आपको बता दिए हैं। मेरा पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।